दी प्रिंट के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। बिहार में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे पर हम आगे बढ़ें उससे पहले आप अगर एक निष्पक्ष, निडर और बेबाक पत्रकारिता चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है उसका हौसला बढ़ाना। और इसलिए हमारे नीचे के लिंक पे जो सब्सक्रिप्शन का बटन आएगा, लिंक आएगा, उस पे जाएं और सब्सक्रिप्शन का बटन दबाएं। एक छोटी सी राशि हमें सब्सक्राइब करने में कंट्रीब्यूट करें। ढेर सारे दर्शकों ने ऐसा सब्सक्रिप्शन ले लिया होगा, लेकिन ढेर सारे ऐसे दर्शक जिन्होंने अब तक सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है वो जाकर उस बटन को दबाकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और इससे एक निष्पक्ष, निडर पत्रकारिता करने में, हमारा हौसला बढ़ाने में आपका योगदान जरूरी है। अब हम बात करते हैं बिहार की। बिहार की राजनीति में नीतीश कुमार 7वीं बार मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले उनके पैरों में बीजेपी ने एक बेड़ी डाल दी। वो बेड़ी क्या थी? नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जो केमिस्ट्री थी, जो इतने सालों की केमिस्ट्री थी, जो 2005 से वो केमिस्ट्री चल रही थी, उस केमिस्ट्री को बीजेपी ने तोड़ दिया। सुशील मोदी बिहार में डिप्टी सीएम के तौर पे शपथ नहीं लेंगे, वो डिप्टी सीएम नहीं होंगे। तो क्या है इसके मायने? किस तरह से बिहार की राजनीति आने वाले दिनों में बदल सकती है? और बीजेपी ने जो शुरुआती कदम उठाए हैं सुशील मोदी का, एक तरह से वहाँ से बिहार की राजनीति से उनको अलग करना, साथ ही स्पीकर का जो पोस्ट है जो इस समय जेडीयू के पास था वो बीजेपी के खाते में जाना, उसके क्या सिग्निफिकेंस होंगे? और क्या नीतीश कुमार अपने इस टेनियर में उसी कंफर्ट जोन के साथ में शासन चला पाएंगे, या फिर नीतीश कुमार के पास एक विकल्प है कि उस विकल्प को भी देर सवेर नीतीश कुमार आजमाएंगे? तो प्योर पॉलिटिक्स में बात नीतीश कुमार, बीजेपी के नए मूव की, नए शतरंज के पत्ते की, और किस तरह से बिहार की राजनीति बदल सकती है। बात 2008 की है। 2008 जब बीजेपी और जेडीयू की सरकार चल रही थी और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री थे, सुशील मोदी उप मुख्यमंत्री थे और राजनाथ सिंह उस समय बीजेपी के अध्यक्ष हुआ करते थे। उस दौरान, उस समय में सुशील मोदी के खिलाफ एक बहुत बड़ी बगावत उठी थी और जिसका नेतृत्व ढेर सारे जो सुशील मोदी कैंप के एंटी कैंप में हैं उन नेताओं ने उस मूव को आगे बढ़ाया था, बगावत का बिगुल फूंका था, जिसमें शत्रुघ्न सिन्हा, जिसमें गिरिराज सिंह, अश्विनी चौबे, ऐसे ढेर सारे नेता थे जो चाहते थे कि सुशील मोदी को डिप्टी सीएम के पद से हटा दिया जाए। और उस मौके पर बीजेपी ने एक रायशुमारी की, एक सेक्रेट बैलेट हुआ। बीजेपी के इतिहास में पहली बार जो विधायकों से राय पूछी गई और उसमें, उस राय में एक कमोबेश उनके खिलाफ जनभावना थी कि उन्हें डिप्टी सीएम से हटा दिया जाए। बात लाल कृष्ण आडवाणी के पास गई। लाल कृष्ण आडवाणी ने अरुण जेटली, जो कि बिहार के प्रभारी रहे हैं उस दौरान, उनसे पूछा कि क्या सुशील मोदी को बदल देना चाहिए। अरुण जेटली ने कहा कि सुशील मोदी के खिलाफ अगर असंतोष है नेताओं में तो पहले पार्टी ये तय करे कि सुशील मोदी का रिप्लेसमेंट कौन होगा। और इस सवाल के जवाब में कोई उत्तर नहीं मिला। बीजेपी सुशील मोदी का रिप्लेसमेंट 2008 में नहीं खोज पाई और इसलिए सुषमा स्वराज और अरुण जेटली की राय पे लाल कृष्ण आडवाणी का जो फैसला था कि सुशील मोदी कंटिन्यू करेंगे। नीतीश कुमार उस दौरान, उस समय अलायंस की पॉलिटिक्स और खास करके गठबंधन की पॉलिटिक्स के लिए, बीजेपी के लिए खासे ज़रूरी थे। पहले वाजपेयी और फिर लाल कृष्ण आडवाणी का जो रिजीम था उसमें नीतीश कुमार की ज़रूरत, अपरिहार्यता या फिर कहें नेसेसिटी बहुत ज़्यादा थी और इसलिए बीजेपी के बीच से सुशील मोदी एक कहीं ना कहीं नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच में एक मध्यस्थ की भूमिका में थे और इसलिए उनकी जो ट्यूनिंग थी उसको खराब न करने का एक तरह से फैसला लिया गया और इस तरह से सुशील मोदी लगातार नीतीश कुमार के साथ एक अच्छे कॉम्बिनेशन के रूप में काम करते रहे। लेकिन अब बीजेपी ने एक बड़ा अप्रत्याशित फैसला लिया और बीजेपी ने सुशील मोदी को बिहार की राजनीति से एक तरह से जो नीतीश कुमार के साथ उनका जो कंफर्ट फैक्टर था उसको खत्म करने का फैसला दिया। तो आखिर इस फैसले से किस तरह से इस फैसले का मतलब निकाला जा सकता है और इससे बिहार की राजनीति कैसे तब्दील हो सकती है, अब हम इस पे बात करते हैं। बीजेपी इस चुनाव में एक तरह से 73 सीट लाकर एक बड़े भाई की भूमिका में है एनडीए में खास करके, और बीजेपी ये नहीं चाहती थी कि जो बड़े भाई की भूमिका है उसमें कहीं ना कहीं सुशील मोदी और नीतीश कुमार की जो ट्यूनिंग है, नीतीश कुमार का जो कंफर्ट फैक्टर है सुशील मोदी के कारण, वो बरकरार
रहे और इसी तरह से कंटिन्यू करे। मान लीजिए कि अगर सुशील मोदी डिप्टी सीएम होते और नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर होते तो आपको लगता है कि बीजेपी का जो बड़े भाई की भूमिका है वो उस तरह से बीजेपी असर्ट नहीं कर पाती। तो इसलिए बीजेपी हाईकमांड ने फैसला लिया कि पहले सुशील मोदी को वहां से हटाया जाए, नीतीश का जो कंफर्ट फैक्टर है उसको खत्म किया जाए। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहेंगे क्योंकि इस समय बीजेपी कोई पॉलिटिकल रिस्क नहीं लेना चाहती महाराष्ट्र में सरकार गंवाने के बाद कि एक और एनडीए सरकार वो गंवाए, क्योंकि नीतीश कुमार के पास हमेशा ये ऑप्शन है कि वो आरजेडी के पास जा सकते हैं, कांग्रेस के पास जा सकते हैं और एक ऑल्टरनेटिव सरकार बना सकते हैं। तो इसलिए बिना पॉलिटिकल रिस्क लिए बीजेपी ने फैसला किया कि नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन बीजेपी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स है, जो आगे फ्यूचर का प्रोजेक्ट है, बिहार का प्रोजेक्ट, उसमें कहीं ना कहीं सुशील मोदी फिट नहीं बैठ रहे थे, क्योंकि अगर वो रहते तो नीतीश कुमार के पास एक कुशन होता, एक कंफर्ट फैक्टर होता और बड़े भाई की भूमिका में रहने के बावजूद वो उस तरह से असर्ट नहीं कर सकती थी। इसलिए बीजेपी ने दो ऐसे चेहरों पर दाव लगाया कि जो कि वो उतने असर्टिव नहीं होंगे, वो सेंटर की जो कम्युनिकेशन की जो लाइन है उसको सीधे उसी तरह से सुनेंगे जैसा कि बीजेपी ने बाकी राज्यों में किया है। अगर आप देखिए कि बीजेपी ने हरियाणा में खट्टर को मुख्यमंत्री बनाया, हिमाचल प्रदेश में उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, उत्तराखंड में एक्सपेरिमेंट किया। तो बीजेपी एक का जो सेंट्रल लीडरशिप है वो चाहता है कि डायरेक्ट उनकी कम्युनिकेशन लाइन हो और जो सेंटर का जो एम्बिशन है, जो सेंटर का एक्सपेंशन का प्लान है, उसके हिसाब से स्टेट लीडरशिप काम करे। और इसलिए कहीं ना कहीं सुशील मोदी को किनारे किया गया और नई जो लीडरशिप है उसको मौका दिया गया, क्योंकि बीजेपी चाहती है कि अगले कुछ सालों में 2025 के विधानसभा चुनाव आते आते बीजेपी को ये एहसास है कि नीतीश कुमार जैसे जैसे डाउन जाएंगे वैसे वैसे कुल मिलाकर जो चुनावी मुकाबला होगा वो आरजेडी वर्सेस बीजेपी की होगी और उसमें बीजेपी को एक असर्टिव लीडरशिप के साथ ही एक डेवलपमेंट के एजेंडा के साथ में अपने को एस्टैब्लिश करना होगा। इसलिए बीजेपी ने इस नई रणनीति को अंजाम दिया। दूसरा जो बीजेपी ने फैसला लिया कि बीजेपी के पास चूंकि ज़्यादा नंबर है इसलिए बीजेपी के पास ज़्यादा मंत्री होंगे, साथ ही बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष का पद एक तरह से अपने पास रखा है। ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण फैसला है, क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष स्पीकर जो होता है वो किसी भी उस तरह की विधानसभा में जहाँ पे मैंडेट बहुत ही फ्रैक्चर्ड है, जहाँ पे एनडीए के पास में कुल मिलाकर 3 विधायकों का ही अपर एज है, 125 का बहुमत है, वहाँ पे कुल मिलाकर कभी भी खेल हो सकता है, कभी भी पारी पलट सकती है। तो उसमें विधानसभा का जो स्पीकर है उसका रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए बीजेपी ने इस बार जेडीयू से विधानसभा अध्यक्ष का जो पद है, स्पीकर का पोस्ट, वो अपने लिए मांग लिया। तो इससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं बीजेपी किस तरह से आने वाले सालों में फ्यूचर की पॉलिटिक्स को बिहार में देख रही है कि नीतीश अगर किसी भी समय आरजेडी की तरफ जाने की कोशिश करेंगे तो उसमें स्पीकर का जो रोल है वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा और वो स्प्लिट ब्रेक और इस तरह की जो स्थितियां बनती है उसमें स्पीकर का डिसीजन सबसे क्रूशियल होता है। इसलिए स्पीकर का पोस्ट भी बीजेपी ने अपने पास रखा है। अब सवाल यह है कि बिहार की राजनीति आने वाले सालों में किस डायरेक्शन में मूव करेगी इस बीजेपी के नए मूव से। पहला, बीजेपी ने सुशील मोदी का पत्ता काटा, दूसरा स्पीकर का पोस्ट अपने पास रखा है और जो फ्यूचर लीडरशिप है उसको बीजेपी कल्टीवेट कर रही है बिहार में आने वाले सालों में के लिए, क्योंकि बीजेपी को लगता है कि प्रधानमंत्री की जो पॉपुलैरिटी है, हिंदुत्व का जो एजेंडा है, उसके साथ में कोई अगर मंझोले कद का भी नेता है तो वो प्रधानमंत्री की लोकप्रियता के साथ में उस स्टेट को प्रधानमंत्री ड्राइव कर सकते हैं। इसलिए कोई बहुत ही पावरफुल लीडर की किसी भी स्टेट में ज़रूरत नहीं है और वो एक तरह से अलग अलग स्टेट में बीजेपी ने पावरफुल लीडर को किनारे किया है। अब सवाल ये है कि नीतीश कुमार क्या इस कहानी को, इस गेम को नहीं समझ रहे हैं? नीतीश कुमार बहुत ही चालाक राजनेता है और निश्चित रूप से इस कहानी को, इस जो खेल है उसको समझ रहे हैं, लेकिन नीतीश कुमार अपने समय पर स्ट्राइक करना चाहते हैं। इस समय नीतीश कुमार के पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नीतीश कुमार ने बिना किसी नानुकुर के अपनी सहमति दी मुख्यमंत्री बनने के लिए। और नीतीश कुमार आने वाले दिनों में देखेंगे कि किस तरह से शतरंज के जो प्यादे हैं वो चले जा रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार इस बात को नहीं भूलेंगे कि किस तरह से चिराग पासवान के जरिए उनको कट टू साइज किया गया। बीजेपी की जो स्कीम ऑफ थिंग्स होगी वो 2022 के आसपास होगी, जब वेंकैया नायडू वाइस प्रेसिडेंट के पद से रिटायर होंगे और बीजेपी चाहेगी कि नीतीश कुमार को एक तरह से मार्गदर्शक मंडल में डालते हुए उन्हें वाइस प्रेसिडेंट बना दिया जाए और बिहार की गद्दी कुल मिलाकर बीजेपी के पास में हो, जेडीयू उसे सपोर्ट करे और बीजेपी का मुख्यमंत्री हो। ये बीजेपी की स्कीम ऑफ थिंग्स
कहती है, लेकिन देखना होगा कि आने वाले दिनों में कैबिनेट एक्सपेंशन के बाद किस तरह से राजनीति मूव करती है, बीजेपी कितनी असर्टिव होती है, और जो गवर्नेंस के मैटर हैं उस पर नीतीश कुमार और बीजेपी के बीच की ट्यूनिंग उसी तरह से चलती है जो सुशील मोदी के रहते हुए चलती थी, या फिर उसमें कहीं ना कहीं एक तरह से बीजेपी का प्रभुत्व, असर्टिवनेस बढ़ता है। ये कुल मिलाकर बिहार की कहानी तय करेगा। शंकर अरिमेश, द प्रिंट। लेकिन आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही अपने कमेंट्स, अपने रिएक्शन हमें लगातार भेजते रहें।